नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। आज के टॉपिक में मैं बता दूं आपके पास इस जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसको हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में केवल हम इसके इतिहास जानेंगे और इतिहास में देखेंगे कि ये इनकी शुरुआत कब हुई और कैसे ये अपने पीक लेवल पे भी गया और कैसे इनका डाउनफॉल भी हुआ। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इनके ऐसे क्या कारण हैं कि आज के टाइम में लोग इसको अधिक नहीं खरीद पा रहे हैं। ठीक है, कि उनके रीज़न क्या है कि क्यों नहीं इनको खरीद पा रहे हैं, जबकि हमें पता है कि इनकी रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम है पेट्रोल और डीजल इंजन के मुकाबले। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके हम इतिहास की बात करते हैं। तो इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने पहले ही नोट डाउन कर लिए हैं, तो इन पर हम चर्चा करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि हिस्ट्री की बात करूं तो जो इलेक्ट्रिक वाहन है या इलेक्ट्रिक व्हीकल है 19वीं सेंचुरी में शुरुआत में देखा जा सकता है। ठीक है, इसका अगर सबसे पहले 1828 में एनिस जेड्रिक ने नामक ने जो कि हंगेरियन इंजीनियर थे, ठीक है, एक छोटी सी इलेक्ट्रिक मोटर बनाई और यह मोटर छोटे वाहन को चला सकती थी। लेकिन इसके बाद अगर मैं उसके बाद की बात करूं, जो रॉबर्ट एंडरसन थे उन्होंने 1832 से लेकर 1839 के बीच पहला क्रूड इलेक्ट्रिक वाहन विकसित किया। क्रूड का मतलब है जिसने एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि इसकी एक नींव रखी इलेक्ट्रिक व्हीकल की। और मैं बता दूं ये घोड़ा तांगा पर आधारित था, इसके कॉन्सेप्ट पर आधारित था। यानी कि एक प्रकार से घोड़ा तांगा जैसी इसकी संरचना थी, तो उसके आधार पर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया गया है। ठीक है, और इसमें बताया कि रिचार्जेबल बैटरी का उपयोग, जो गैर रिचार्जेबल बैटरी का उपयोग करता था। गैर रिचार्जेबल का मतलब है जैसे आप टॉर्च में लाइट डालते हो और टॉर्च में बैटरी डालते हो कि एक बार सेल डाउन हो गया, या टीवी के उसमें भी रिमोट में भी आप सेल डालते हो, तो वो गैर रिचार्जेबल है कि उसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूं मैं, तो वो जो उसमें बैटरी लगाई गई थी वो गैर रिचार्जेबल थी, यानी उसको चार्ज नहीं किया जा सकता था, बार बार आपको बैटरी बदलनी पड़ती थी। लेकिन खैर, इससे हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी एक नींव रखी गई कि हाँ भाई, इलेक्ट्रिसिटी के भी जरिए भी आप अपना इस व्हीकल को चला सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे इसके अगले महत्वपूर्ण पॉइंट पे चलते हैं। और फिर आपके पास मैं बता दूं 1859 में आपकी पहली रिचार्जेबल बैटरी का यूज किया गया, जो कि लेड एसिड बैटरी थी, जो आज भी ऑटोमोबाइल में और बैकअप पावर सप्लाई में उपयोग की जाती है। तो आपकी लेड एसिड बैटरी वही है जो आपके घरों में इन्वर्टर पे भी चलती है, जो आपकी गाड़ियों में भी रखी हुई है। ठीक है, यानी कि रिचार्जेबल बैटरी थी। लेकिन ये कब हुई आपके पास? 1859 में। तो अब अगर मैं बात करूं, ये तो था आपके पास कि भाई 1832 से 1900 के बीच हमने देखा कि जो बैटरी यूज की गई थी वो गैर रिचार्जेबल थी, रिचार्ज नहीं हो रही थी। फिर 1859 में हमारे पास रिचार्जेबल बैटरी आई। आज के टाइम में जो मॉडर्न एराज है हमारे पास, जो आपकी बैटरी यूज होती है वो किसकी यूज होती है भाई? आपके पास लिथियम आयन की। ये आपके मोबाइल फोन में भी यूज होती है, ये आपके लैपटॉप में भी यूज होती है, और यही आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी यूज हो रही है। ठीक है, हालांकि सॉलिड स्टेट बैटरी पर अभी रिसर्च चल रही है कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी बैटरी की वो सॉलिड स्टेट बैटरी के पर ही आधारित रहने वाली है। ठीक है, इस पर अभी रिसर्च चल रही है, अभी इसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, और जब ये चीज़ें सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो इन पर इनका क्या एडवांटेज रहेगा, क्या डिसएडवांटेज रहेगा, वो हमें वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल के टाइम पे आपको पता, आपके मोबाइल्स में भी और जो आपके पास लैपटॉप है या आपकी गाड़ियां भी हैं उनमें भी लिथियम आयंस की बैटरी यूज़ की जाती है। और वो गाड़ियों में, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उस पर हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे कि ऐसी किस प्रकार से उनकी यूनिट को डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे स्लॉट्स में बैटरी बनी होती है और उनको आपस में सीरीज और पैरेलल का कनेक्शन करके अपनी हिसाब से उनको जोड़ के एक यूनिट तैयार की जाती है, जो कि आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम आती है। इसी प्रकार से लैपटॉप में यूज़ होती है। मोबाइल में तो आपकी सिंगल बैटरी यूज़ होती है, लेकिन आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें बहुत ज़्यादा बैटरी यूज़ होती है, आपस में कनेक्टेड रहती है। उस पर हम अलग से वीडियो में बात करेंगे, यहाँ पे केवल हम इतिहास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि नई तकनीकी जैसे सॉलिड स्टेट बैटरी, लिथियम फॉस्फेट
बैटरियों पर शोध जारी है ताकि ऊर्जा डेंसिटी और सुरक्षा का सुधार किया जा सके। ठीक है, क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, अगर हम बैटरी में, अगर हम एक बैटरी को इस प्रकार से डिजाइन कर ले कि एक बैटरी हमारी गाड़ी को बहुत ज्यादा एनर्जी दे सके, तो कई किलोमीटर तक उसको चलाया जा सकता है। इन सभी पॉइंट्स पे भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि भाई गाड़ी की जो प्रॉब्लम्स है वो किस प्रकार की रही हैं, क्यों इनको हम ज़्यादातर यूज़ नहीं कर पाए हैं, चार्ज की प्रॉब्लम थी या उनकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम थी, ये सब हम अगली वीडियोस में इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम इतिहास पे बात कर रहे हैं तो उसी पे फोकस रखते हैं। फिर 1880 के दशक में बैटरी की तकनीक में सुधार हुआ और फ्रांस और इंग्लैंड में कई इंजीनियरों ने इसको प्रोफेशनल रूप से इलेक्ट्रिक वाहन विकसित किए गए। 1880 में हमारी बैटरी में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए। ठीक है, और उसी के आधार पर हमारे वाहन को विकसित किया गया। मैं बता दूं आपको, 1891 में अमेरिका में पहला सफल इलेक्ट्रिक वाहन या इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, विलियम्स मॉरिसन ने 1891 में विकसित किया गया और ये 6 लोगों को ले जा सकता था और इसकी गति लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भाई क्लियर है? यानी कि अमेरिका में, मैं बता दूं आपके पास, 1891 में ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल थी और 6 लोगों को ले जा सकता था, इसकी कैपेसिटी थी। ये बात अलग है कि आज के टाइम पे चीजें नहीं चलती है। अब आते हैं इसके गोल्डन एज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। आपको ऐसा जानकर बड़ा अजीब लगेगा कि एक टाइम पे गोल्डन एज भी था इलेक्ट्रिक व्हीकल का, यानी कि गोल्डन एज का मतलब वो सबसे अधिक यूज हो रहे थे, लेकिन फिर भी आज के टाइम में उनका यूज नहीं होता है, इतना ज्यादा नहीं होता। अभी इस चीज को धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, इस पर हम बाद में बात करेंगे कि ऐसे क्या कारण थे। अभी केवल हम इनकी इतिहास जान रहे हैं और थोड़ा थोड़ा बेसिक्स समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये दौर था 1900 से लेकर 1920 का। 20वीं शताब्दी में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थे वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। कारण क्या था? इनके कारण बहुत सारे थे भाई। एक तो अगर आप डीजल पेट्रोल इंजन की बात करें, उनमें गियरिंग सिस्टम था। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसे गियरिंग सिस्टम नहीं था, आवाज भी ज्यादा नहीं करते थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक अगर मैं बात करूं, टैक्सी का उपयोग, जो टैक्सी थी उनका उपयोग न्यूयॉर्क शहर में हुआ। ठीक है, और उस समय पेट्रोल और भाप से चलने वाले की तुलना में अधिक सुविधाजनक थे। तो यानी कि तब तक जो मेरे पास व्हीकल चलते थे, पहले इलेक्ट्रिक चलते थे, भाप और पेट्रोल से चलते थे, लेकिन उनके कंपैरिजन में काफी अच्छे थे और सुविधाजनक भी थे। कारण क्या था उनके पास? जैसे कि मैंने बताया, मैनुअल गियरिंग। आप आज भी गाड़ी चलाते हो, उसमें गियरिंग का सिस्टम रहता है। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम थी, उसकी आवश्यकता हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं थे और शोर नहीं करते थे। आपने देखा होगा आज भी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हो उसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं आती है, ना के बराबर रहती है। और उस वक्त तो आप देख लो, पेट्रोल इंजन तब शुरुआती दौर में ही थे तो कितना साउंड करते होंगे, है ना। पेट्रोल और डीजल इंजन आज भी आप देख पाते हो। अगर मैं बात करूं एक आंकड़े की, 1900 के दशक में अमेरिका में लगभग 38% वाहन कितने थे? इलेक्ट्रिक थे। यानी कि आप इसी चीज से आइडिया लगा सकते हो कि उस वक्त 38% वाहन, 38% बहुत ज्यादा होता है। आज के टाइम में तो ये बिल्कुल भी ना के बराबर है। ठीक है, जो कि पेट्रोल और डीजल से कंपेयर करें तो। ठीक है, इन आंकड़ों पे हम नेक्स्ट उसमें चर्चा करेंगे कि कितने प्रतिशत हमारे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक व्हीकल है और कितने इंडिया में। ठीक है, लेकिन आप इस बात से आइडिया लगा सकते हो कि अमेरिका में लगभग 38% वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम आपके पास 1920 का दशक। ये था भाई आपके पास गिरावट का दौर। अब ये बढ़ तो गया, लेकिन आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल आप कहाँ चला रहे हो। अभी जब से टेस्ला आई है तभी से आप इन चीज़ों के बारे में सोचने लगे हो, और काफ़ी सारी इंडिया की काफ़ी सारी कंपनी हैं, वो महिंद्रा हो या फिर आपकी टाटा हो या अलग अलग कंपनियां हैं, इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सोचा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी गिरावट की। गिरावट का कारण क्या था? जब 1920 का दौर था उसी वक्त पेट्रोल इंजन की, अगर मैं बात करूं, पेट्रोलियम आधारित इंजन की तकनीक में सुधार हुआ और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कम हो गया। कम इसलिए हो गया कि हमारे पास बैटरी तो थी, बैटरी का साइज ही बहुत बड़ा था, उसको चार्ज भी करना पड़ता था और वो लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल नहीं कर पाते थे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल का। उसे चार्ज भी करो और फिर वो इतनी डिस्टेंस तक नहीं ले जा सकते थे जितना कि पेट्रोल और डीजल इंजन हमारे पास ले जाते थे भाई।
ठीक है। तो पेट्रोल इंजन वाले वाहन सस्ते और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त भी थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि, ठीक है। फिर हेनरी फोर्ड, जिनकी एक फोर्ड कंपनी भी है, ठीक है, 1908 में टी लॉन्च किया, मॉडल टी, जो कि पेट्रोल वाहन था और इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में काफी सस्ता, ये सस्ता भी था आपके पास, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी से हमारी गाड़ी चल रही है उसके कंपैरिजन में सस्ता भी था, लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रेवल कर पाता था, और उस वक्त फ्यूल की कॉस्ट भी बहुत क्या थी भाई आपके पास, लो थी कंपेयर टू इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना बहुत लिमिटेड जगह था। आप अपने इंडिया में देख सकते हो भी लेटेस्ट उसमें ही आपके पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। आप इमेजिन करके देखो कि उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ना के बराबर डेवलप होती थी, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला उत्पादन भी था वो भी अमेरिका में ही हुआ था। इसके पीछे काफ़ी सारे हिस्टोरिकल कारण है, लेकिन आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो केवल अमेरिका में ही प्रोड्यूस होती थी और न्यूयॉर्क शहर में भी हुई थी। क्लियर है कि न्यूयॉर्क में हुई थी। तो सड़कों के विकास और पेट्रोल की सस्ती कीमतों से भी पेट्रोल वाहनों को बढ़ावा दिया गया। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई सड़कों का विकास भी हुआ और पेट्रोल की सस्ती कीमतों ने भी पेट्रोल वाहनों को बढ़ावा दिया, क्योंकि इंसान हमेशा वही चीज़ खरीदता है जो उसको सस्ती पड़ती है, उससे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है नेचर पे। ये चीज़ें हम बाद में चर्चा करेंगे, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट आया है, तो उस खैर बाद में चर्चा करेंगे हम। लेकिन कहना क्या मतलब यह है कि भाई जब हमें जो चीज़ सस्ती पड़ रही थी उस वक्त हमने उसी पे फोकस किया। क्लियर है। अब आते हैं भाई अटेम्प्ट टू रिवाइवल, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये दोबारा से इसको जनरेट किया गया है कि फिर से दोबारा से, क्योंकि ये डाउनफॉल तो हो गया था आपके पास, और डाउनफॉल होने के बाद भी 1970 के दशक में इसको फिर से अटेम्प्ट किया गया, ठीक है। और ये क्यों किया गया, सिंपल सी बात है, आपके ऊर्जा का संकट। ऊर्जा का संकट इसलिए क्योंकि आपको पता है कि भाई जितने भी पेट्रोल डीजल हैं ये हम अर्थ से ले रहे हैं, एक ना एक टाइम के बाद ये समाप्त हो जाने हैं, तो इस प्रकार से ऊर्जा का संकट आना ही है। दूसरा, हमारे एटमॉस्फेयर को भी इफेक्ट कर रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, धुआं निकल रहा है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल का फिर से रुचि बढ़नी स्टार्ट हुई। फिर 1970 से 80 के बीच में इलेक्ट्रिक वाहनों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है आपके, इन पर शोध बढ़ा, और जब इन पर शोध बढ़ गया, ठीक है, तो इस समय के दौरान बैटरियां और मोटर्स की दक्षता को सुधारने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई। वो परियोजनाएं किस प्रकार की थी वो आपकी अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से की है, उस पर हम चर्चा करेंगे ही कि जैसे इंडिया में भी कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो सपोर्ट कर रही है उस पर कौन सी परियोजनाएं हैं, भारत सरकार उसमें क्या हेल्प कर रही है और क्यों वो मोटिवेट भी कर रही है, ठीक है। इन पर हम अगले उस पर पढ़ेंगे कि सिनेरियो ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, वो नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे वीडियो में, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि परियोजनाएं शुरू की गई ताकि हम पोल्यूशन को और हमारी जो आसपास की चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया जा सके, इन्वायरमेंट खराब ना हो बेसिकली। फिर है 1990 का दशक, कई ऑटोमोबाइल्स कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण किया, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण किया उसमें थी 1996 में जनरल मोटर्स, जिसका ने EV1 इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की, जो कि आधुनिक मॉडर्न इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में एक पहला कदम था 1996 में अगर बात की जाए तो। हालांकि EV1 को उत्पादन में सीमित सफलता मिली। सीमित सफलता का मतलब यह है कि आप यहाँ पे ये मान सकते हो कि भाई उसकी जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस थी, जो चार्जिंग प्रॉब्लम थी, इन सब चीज़ों को देखते हुए उसको सीमित सफलता ही मिल पाई। कि ऐसा नहीं है कि अगर मान लो मेरे को गाड़ी चाहिए, अब ये चीज़ें कहाँ कहाँ फिट होती है, इसको ऐसा समझ लो, मान लो आपकी जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है मान लो 20 किलोमीटर है डेली, और आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो वो अच्छा है, क्योंकि आपको 20 किलोमीटर ही जाना है तो वहाँ के हिसाब से ठीक है, और उसकी रनिंग कॉस्ट भी आपकी मान लो 50 पैसा पर किलोमीटर आ रही है, तो पेट्रोल से तो अच्छा ही है भाई, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें यहाँ देखनी पड़ेगी, अगर मेरे को भाई 20 से ऊपर जाना है, फिर दूसरी ये भी बात देखनी पड़ेगी कि बैटरी की जो लाइफ टाइम है वो कितना है, उसका खर्चा कितना आ रहा है। तो पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी में हमें एक बैलेंस निकालना पड़ेगा। इन पॉइंट पर हम अगली वीडियोस में थोड़ी चर्चा करेंगे कि कौन सा सस्ता पड़ता है, कौन सा महंगा पड़ता है,
और ऐसे कौन से कारण है, क्यों सस्ता पड़ता है, कौन सा महंगा पड़ता है। ठीक है, आप भी कह रहे होंगे कि यार हर चीज़ ही अगली वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी हम इतिहास की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा इतिहास पर ही फोकस करते हैं ताकि अगली वीडियो को आपको समझने में आसानी रहे। इतिहास इसलिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कि काफ़ी सारे दिमाग में सवाल आएंगे आप लोगों के कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की जब इतनी सस्ती तो पहले क्यों नहीं यूज़ की गई है। ठीक है, अब 2008 के बाद की अगर मैं बात करूँ इसके इलेक्ट्रिक वाहनों का, जो 2008 में टेस्ला मोटर द्वारा लॉन्च की गई, तो टेस्ला रोस्टर से शुरू हुआ। तो जो आपके पास आधुनिक युग है, तो आपको पता है टेस्ला है आपके पास, ठीक है, आप जानते भी हो टेस्ला बहुत फेमस कंपनी है। तो उन्होंने टेस्ला मोटर द्वारा लॉन्च की गई टेस्ला रोस्टर। टेस्ला आज आपको पता भी है आज के टाइम में वो बिना ड्राइवर की गाड़ी चलती है। ठीक है, इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुई है, वो चल रही है। उनके काफ़ी सारे नॉर्म्स हैं, इंडिया भारतीय सरकार के भी काफ़ी सारे नॉर्म्स हैं, तो उन पे देखते हैं क्या बात बनती है, वो आगे का विषय है, अभी तो हमें पता नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो टेस्ला की गाड़ियाँ आई हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, और सबसे ज़्यादा बिकने वाली भी यही है पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और इस वाहन ने न केवल लंबी दूरी तय की बल्कि शक्तिशाली और आकर्षक भी था। कहने का मतलब पावरफुल भी थी और लॉन्ग डिस्टेंस तक भी ये चल सकती है। ठीक है, इसके बाद कई कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण शुरू किया, जैसे कि निसान लीफ ने और आपके पास चेवी वोल्ट ने। इंडिया में भी आपकी अलग अलग कंपनी है, चाहे वो आपकी महिंद्रा हो या फिर टाटा हो, अलग अलग कंपनियां हैं और जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च कर रही हैं। ठीक है, अगर मैं भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इतिहास जानूं तो ये 1990 के दशक में शुरू हुआ, और जो कि आपकी रेवा कंपनी है, इसका पूरा नाम है रिवोल्यूशनरी इलेक्ट्रिक व्हीकल अल्टरनेटिव। ये 2001 में इन्होंने बेंगलोर में स्थित कंपनी रेवा, आज के टाइम में बात करूं तो इस कंपनी को महिंद्रा ने एक्वायर कर लिया है, खरीद लिया है। तो महिंद्रा ही इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है, ने भारत के लिए पहली इलेक्ट्रिक कार रेवा लॉन्च की थी। ठीक है, और आधुनिक व्हीकल की बात करूं तो टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया और अन्य भारतीय कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इसमें कदम रखा है भाई आपके पास। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाऊं आपको, ठीक है, ये पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, इस प्रकार की गाड़ी दिखती थी वो आपके पास जो पहली बनी थी रेवा कंपनी के द्वारा। ठीक है, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट तो हुए, लेकिन उसी दौरान पेट्रोल इंजन भी बने, जिस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल में गिरावट आ गई। आपके ये काफ़ी कॉस्टली पड़ते थे, जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल थे कॉस्टली भी थे, फिर इनको चार्ज करने की प्रॉब्लम थी, और चार्ज करने के साथ साथ इनकी डिस्टेंस की भी प्रॉब्लम थी, ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाते थे, तो वहाँ पे पेट्रोल इंजन ने बाजी मार ली है। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि हमारे पास पेट्रोल इंजन भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्ग डिस्टेंस तक भी चल पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पेट्रोल इंजन काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं, तो भी ज़्यादा है कंपेयर टू। लेकिन क्या इसको ओवरकम कर पाएंगे आपके पेट्रोल इंजन को? ठीक है, इस पर हम बात करेंगे अगली वीडियोज़ में। अगली वीडियोज़ में हम लाएंगे कि इंडिया में ऐसे कौन से रीज़न है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों नहीं ला पा रहे हैं ज़्यादा संख्या में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चार्जिंग की, जैसे पेट्रोल स्टेशन हर जगह बने हुए हैं, चार्जिंग स्टेशन भी हर जगह चाहिए, और फिर उनकी चार्जिंग प्रॉब्लम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का चाहिए, AC का, DC का, ये बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जिन पे हम अगली वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, उसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स और डिटेल लेके आऊँगा। तो इसमें इतना ही, थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।